Hello friends, hope to all of you are good in this pandemic time। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के बारे में, और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6 के कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बात करेंगे। इसको देखते हैं कि जब डेटा लिंक लेयर जब हमने पढ़ी थी, तो डेटा लिंक लेयर में हमने देखा था, या जो ट्रांसपोर्ट लेयर थी या और भी जो लेयर थी, इसमें लेयर का बहुत कुछ लेयर्स जो है वो आपकी फंक्शन परफॉर्म करती हैं एरर कंट्रोल का। यानी कि जो भी मैसेज हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ पैकेट और इन फॉर्म ऑफ फ्रेम, डेस्टिनेशन तक उसको एरर फ्री डिलीवरी के को इंश्योर करना, या फिर डेस्टिनेशन पे जाके चेक करना कि इस पर्टिकुलर मैसेज में एरर है या नहीं है। तो उस एरर कंट्रोल को परफॉर्म करने के लिए, या जो परफॉर्म करता है उसके लिए यहाँ पर जो प्रोटोकॉल दिया गया वो था आपका ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम बात करते हैं ICMP के बारे में। जबकि इससे पहले जो आपका था, जो IP प्रोटोकॉल था, उसके अंदर मैकेनिज्म नहीं था कि एरर मैसेज भेजने का या फिर कंट्रोल मैसेज भेजने का। Since IP does not have a inbuilt mechanism for sending errors and control messages, it depends on Internet Control Message Protocol to provide an error control. It is used for reporting errors and management queries to the sender. It is a supporting protocol and used by network devices like routers for sending the error messages and operation information. How the source quench messages has been transmitted. Source quench messages is a request to decrease traffic rate for message sending to the host, or we can say we receiving host detects that rate of sending packets to it is too fast. It sends the source quench message to the source to slow the pace down so that no packet can be lost. ये भी आपका एक ICMP का फंक्शन है कि वो सोर्स क्वेंच मैसेज को जो है वो आपका भेज के जो आपका ट्रांसमिशन रेट है उसको आपका स्लो डाउन कर सकता है। देखो, एरर की अगर हम बात करते हैं तो एरर जो है वो दो तरह की होती है। एक तो आपका क्या है कि कोई भी पैकेट जो भेजा गया वो डेस्टिनेशन पे रिसीव होता है, और डेस्टिनेशन पे चेक करने पे पता चलता है कि उसके अंदर के जो कंटेंट है वो डैमेज हो गए। तो ये एक तरह की आपकी एरर है। दूसरा आपका क्या है कि कोई भी हमने जो मैसेज है या कोई भी पैकेट जो है हमने ट्रांसमिट किया और वो रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं, यानी कि वो नेटवर्क में कहीं जो है वो आपका कोलाइड हो गया या लॉस्ट हो गया। तो पहली सिचुएशन जो आपकी थी एरर कंट्रोल की, कि अगर उसमें कुछ बिट्स जो है वो आपकी चेंज हो जाती हैं तो सिंगल बिट एरर भी हो सकती है, या फिर बस्ट एरर भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आपके बहुत सारे एरर कंट्रोल मेथड जो है वो आपके दिए गए कि हम चेकसम को यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि एरर है या नहीं है। CRC को यूज कर सकते हैं, हैमिंग कोड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो पैकेट लॉस्ट और पैकेट कोलिजन वाली बात है, ये आपका किसका है, फ्लो कंट्रोल का पार्ट। तो जब कोई पर्टिकुलर पैकेट जो डिलीवर सेंड किया गया और वो डिलीवर नहीं हुआ,
डेस्टिनेशन पे, तो दैट मीन वो पैकेट या तो किसी दूसरे पैकेट से कोलाइड हो गए या ड्रॉप हो गया है, या फिर आपका क्या है वो नेटवर्क में कहीं लॉस्ट हो गया है। कोई भी रीजन हो सकता है, नेटवर्क की अनअवेलेबिलिटी या लिंक फेलियर या कोलिजन, किसी भी उसमें। तो कोलिजन की जो पॉसिबिलिटी है वो कब होती है कि जब ज़्यादा नंबर ऑफ पैकेट जो है वो नेटवर्क पे मूव कर रहे हैं। नेटवर्क पे ज़्यादा पैकेट कब मूव करेंगे, यानी कि जब सेंडिंग रेट ज़्यादा होगा और रिसीविंग रेट कम होगा, है ना। मान लो सेंडर एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम इंटरवल में 10 पैकेट भेज रहा है, जबकि रिसीवर एक उसी यूनिट टाइम इंटरवल में आपके केवल 2 पैकेट रिसीव कर रहा है, तो बाकी के 8 पैकेट जो है वो आपके क्या होंगे, क्यू में होंगे। क्यू का भी जो आपका साइज है बफर का, वो आपका क्या है, लिमिटेड है। तो जितना उसका साइज है उतने पैकेट तो जो है वो आपके उसमें बफर में आ जाएंगे। रेस्ट ऑफ पैकेट जो है वो आपको क्या होंगे, ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी, ओवरफ्लो हो जाएंगे। तो इसी सिचुएशन के लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए, कि अगर आपका सेंडिंग रेट ज़्यादा है, रिसीविंग रेट कम है, तो उस टाइम पे आपका क्या है, आईसीएमपी जो है वो आपका एक सोर्स क्वेंच मैसेज जो है वो आपका भेजता है किसके पास, जो भी आपका सेंडर है उसके पास। तो जैसे ही वो कोई भी आपका सोर्स जो है सोर्स क्वेंच मैसेज रिसीव करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि उसको जो ट्रैफिक रेट है या जो आपका ट्रांसमिशन रेट है उसको स्लो डाउन करना है या डिक्रीज करना है, जिससे कि नंबर ऑफ पैकेट जो आपके जाएंगे वो कम होंगे, तो पैकेट के कोलिजन के या ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी कम हो जाएगी। तो इस सोर्स क्वेंच मैसेज जो है वो भी आपका कौन भेजेगा, आईसीएमपी। ICMP will take source IP from the discarded packet and informs to source by sending source quench message. Then source will reduce the speed of transmission so that router will free for congestion. When the congestion router is far away from the source, the ICMP will send hop by hop source quench message so that every router will reduce the speed of transmission. जितने भी पैकेट जो है वो आपके डिस्कार्ड हुए हैं या लॉस्ट हुए हैं, ड्रॉप हुए हैं, आईसीएमपी उन सभी के जो आपका सेंडर का आईपी एड्रेस है, सोर्स का आईपी एड्रेस है, वो आपका क्या करेगा, फैच करके रखेगा, और उन सभी पैकेट्स के बारे में वो सोर्स को जो है वो आपका इन्फॉर्म करेगा अबाउट देयर डिस्कार्डिंग और अबाउट देयर ड्रॉपिंग और कोलिजन। तो सोर्स ऑटोमेटिकली क्या, सोर्स को पता चल जाएगा कि मेरे पैकेट जो है वो आपके डिस्कार्ड हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने जो ट्रांसमिशन रेट है उसको आपका स्लो डाउन कर लेगा। अब वो पैकेट रीट्रांसमिट कैसे होंगे, तो उसके लिए फ्लो कंट्रोल के लिए जो आपके प्रोटोकॉल, ARQ प्रोटोकॉल्स जो आपके काम करते हैं, उसके बेस पे जो पैकेट ड्रॉप हो चुके हैं या डिस्कार्ड हो चुके हैं, उन पैकेट का रीट्रांसमिशन किस तरह से होगा, तो वो ARQ प्रोटोकॉल इंश्योर करेंगे। ठीक है, फिर जब आपका ये कंजेशन जो है वो आपका कम हो जाएगा, तो फिर आपका जो आईसीएमपी है वो आपका होप बाई होप सोर्स क्वेंच मैसेज जो है वो आपका भेजता रहेगा सभी राउटर के पास, जिससे कि वो अपनी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो आपका रिड्यूस कर लें। एक पैरामीटर प्रॉब्लम जो है वो आपकी इसमें हो सकती है, कैसे कि वेन एवर पैकेट्स come to the router, then calculated header checksum should be equal to received header checksum, then only packet is accepted by the router. If there is mismatch packet will be dropped by the router, ICMP will take the source IP from the discarded packet
and informs to source by sending parameter problem message। जो जनरल आपका कम्युनिकेशन का या ट्रांसमिशन का रूल है, उसमें क्या होगा, सोर्स आपका जो भी पैकेट भेज रहा है तो उस पैकेट के साथ क्या है, कोई भी एरर कंट्रोल मेथड जो है ट्रेलर में ऐड करके जो है वो आपका सेंड करेगा। उस ट्रेलर को हम क्या करेंगे, रिसीविंग एंड पे या डेस्टिनेशन एंड पे हम डेटा के ऊपर अप्लाई करके चेक करते हैं कि आपका ये जो आपका डेटा सही रिसीव हुआ या नहीं हुआ है। लेट्स सपोज कि मैं जो एरर कंट्रोल के लिए जो आपका मेथड यूज कर रहा हूँ वो आपका चेकसम है। तो सेंडर एंड पे पहले जो भी डेटा हम भेजना चाह रहे हैं उस डेटा के बेस पे हमने चेकसम कैलकुलेट किया, और रिसीविंग एंड पे जाके हम उसी चेकसम को अप्लाई करके चेक करेंगे कि डेटा करेक्ट है या नहीं है। अगर दोनों जो है वो आपके मैच हो जाते हैं तो आपका क्या है कि पैकेट एक्सेप्ट होगा, राउटर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि कोई भी एरर नहीं है। अगर वो आपका क्या होता है, मिसमैच होता है, तो राउटर उस पैकेट को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। अब वो पैकेट जो ड्रॉप हुआ है तो आईसीएमपी क्या करेगा, उसका सोर्स आईपी जो है वो आपका वहां से फैच करेगा उस डिस्कार्डेड पैकेट का, और जो सोर्स ने भेजा था, जो आईपी एड्रेस आपका है, उसको आपका क्या करेगा, एक इंफॉर्मेशन भेजेगा। ठीक है, वो आपका कौन सा हुआ, सेंडिंग पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज। तो दो आपके ये दूसरा मैसेज हुआ। सबसे पहला तो आपका क्या हुआ कि आपका सोर्स क्वेंच मैसेज है, जो आपका किसके लिए आईसीएमपी जो है सूट करता है सोर्स को, कि जो आपका ट्रांसमिशन रेट है उसको आप रिड्यूस कर लें या स्लो डाउन कर लें। दूसरा सेंडिंग पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज है, ये किस लिए, कि जो पैकेट आपका डिस्कार्ड हुआ है वो किस पर्टिकुलर सोर्स ने भेजा था, उस सोर्स को इन्फॉर्म करना है कि ये वाला पर्टिकुलर मैसेज जो है वो आपका डिस्कार्ड हो चुका है। तो अब सोर्स उस पैकेट को दोबारा से रीट्रांसमिट करें, किस तरह से करेगा, तो फिर वो ARQ प्रोटोकॉल कौन सा काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, गो बैक एन है या सिलेक्टिव रिपीट है, तो जो भी आपका प्रोटोकॉल काम कर रहा है। तीसरा मैसेज जो आईसीएमपी सूट करता है वो टाइम एक्सीडेड मैसेज जो है वो आपका सूट करता है। किस सिचुएशन में ये मैसेज जो है वो आपका सूट करेगा आईसीएमपी, व्हेन सम फ्रैगमेंट्स आर लॉस्ट इन ए नेटवर्क then the holding fragment by the router will be dropped. Then ICMP will take source IP from discarded packet and informs to the source of discarded datagram due to time to live field reaches to 0 by sending time exceeded message। जैसे इसके नेम से ही पता चल रहा है कि टाइम एक्सीड हो जाएगा तो उसके बाद मैसेज आएगा। आईपी डेटाग्राम के बारे में हमने पढ़ा था, जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो इससे पहले जो वीडियो बनाया था हमने आईपी के ऊपर, आईपी हेडर फॉर्मेट के ऊपर। तो आईपी का जब हमने डेटाग्राम या हेडर फॉर्मेट पढ़ा था तो उसमें एक फील्ड होता है टाइम टू लिव। जब भी कोई भी पैकेट जो है वो आपका या कोई भी डेटाग्राम जो है वो आपका सेंड किया जाता है तो वो डेटाग्राम या पैकेट जो है वो आपका एक फील्ड कंटेन करता है, टाइम टू लिव फील्ड। यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसको इतना टाइम लगेगा। अगर वो फील्ड 0, जैसे जैसे आपका होप बाई होप आपका ये ट्रांसमिट होता जाएगा तो आपको वो टाइम जो है वो आपका डिक्रीमेंट होता जाएगा रेस्पेक्टिवली। टाइम टू लिव फील्ड 0 होने से पहले अगर वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो रिसीव हो जाएगा। अगर आपका टाइम टू लिव फील्ड 0 हो गया और वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा तो जहां 0 हो जाएगा वहीं पे आपका क्या होगा, वो पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो अब जो वो पैकेट डिस्कार्ड हुआ है तो उसके बारे में अब हमें सोर्स को इन्फॉर्म करना है कि आपका ये पैकेट डिस्कार्ड हुआ विद रीजन और क्यों डिस्कार्ड हुआ। जैसे प्रीवियस जो आपका था जिसमें हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज, तो ये आपका क्या था,
ये किस रीजन के लिए है, तो अगर वो रीजन होगा तो ये मैसेज जाएगा। यहाँ पे आपका पैकेट डिस्कार्ड हुआ तो आपका क्या होगा, अब उसको सोर्स को इन्फॉर्म करना है कि आपका पैकेट डिस्कार्ड हुआ, तो सोर्स को ये भी तो पता होना चाहिए कि उसका पैकेट किस रीजन की वजह से डिस्कार्ड हुआ। तो फिर वहां पे आपका आईसीएमपी जो भेजेगा वो कौन सा मैसेज भेजेगा, टाइम एक्सीडेड मैसेज, यानी कि आपका टाइम था उस पर्टिकुलर डेटाग्राम का, वो आपका क्या हो गया, 0 हो गया, या जो भी गिवन टाइम था उससे एक्सीड कर गया, इसलिए उसको हमने डिस्कार्ड किया। तो फिर उसके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देगा, तो जो पैकेट डिस्कार्ड हुआ है उसका सोर्स आईपी जो है वो आपका फेच करेगा और उस सोर्स आईपी पे आपका इन्फॉर्म करेगा कि आपका पैकेट डिस्कार्ड कर दिया गया है ड्यू टू टाइम टू लिव फील्ड इज बिकम टू 0। नेक्स्ट में से एक और मैसेज हो सकता है कि डेस्टिनेशन, हमने सोर्स ने कोई भी मैसेज भेजा या डेटाग्राम सेंड किया, डेस्टिनेशन जो है वो आपका अवेलेबल ही नहीं है उसको रिसीव करने के लिए, तो वो क्या होगा, डिस्कार्ड होगा। तो उस केस में जब अगर कोई भी पैकेट डिस्कार्ड होगा तो आपका आईसीएमपी जो है वो आपका सोर्स को इन्फॉर्म करेगा। अब सोर्स को इन्फॉर्म करना है कि आपका पैकेट डिस्कार्ड हुआ ड्यू टू दिस रीजन, तो एक रीजन ये भी हो सकता है, तो इसके लिए सेपरेट अलग मैसेज भेजेगा। तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल इज जनरेटेड बाय द होस्ट और इट्स इनबाउंड गेटवे टू इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट द डेस्टिनेशन इज अनरीचेबल फॉर सम रीजन। There is no necessary condition that only router give the ICMP error message. Sometime destination host send ICMP error message when any type of failure, like link failure, hardware failure, port failure, that is already happens in the network. तो इस मैसेज के लिए जरूरी नहीं है कि आईसीएमपी राउटर ही ये आईसीएमपी मैसेज को इनिशिएट करे, इसको आपका डेस्टिनेशन भी इनिशिएट करता है। अगर डेस्टिनेशन जो है वो आपका डाउन हो गया, ठीक है, तो डेस्टिनेशन अपने बारे में खुद ही बता देगा, जो जिससे भी वो कनेक्टेड है, जो भी गेटवे या जो भी आपका कनेक्टेड है उसको, कि ड्यू टू दिस रीजन, पोर्ट फेलियर या लिंक फेलियर, हार्डवेयर फेलियर, ड्यू टू दिस रीजन आई एम नॉट एबल टू रिसीव एनी मैसेजेस और डेटाग्राम्स। तो जैसे ही वो मैसेज आपका पहुंचेगा तो फिर वो जिस गेटवे के पास पहुंचा वो उसको फर्दर जो है ब्रॉडकास्ट कर देगा कि ये जो आपका डेस्टिनेशन है ये आपका रीचेबल नहीं है। उस ड्यूरेशन में कोई भी अगर सेंडर ने वो पैकेट जो है इनिशिएट कर दिया होगा उस डेस्टिनेशन के लिए, तो वो पैकेट जो है जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पर होगा वहीं डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अब जैसे ही डिस्कार्ड हुआ तो आप उस सोर्स को बताना है, सोर्स को इन्फॉर्म करना है कि आपका पैकेट डिस्कार्ड हो गया ड्यू टू दिस रीजन, डेस्टिनेशन इज नॉट रीचेबल। नेक्स्ट जो आईसीएमपी जो मैसेज आपका ब्रॉडकास्ट करता है या शूट करता है वो है आपका रीडायरेक्शन मैसेज, ठीक है, यानी इसके नेम से ही जैसे पता चल रहा है डायरेक्शन जो है वो आपकी चेंज हो जाए या चेंज करनी है। तो रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट डेटा पैकेट्स बी सेंड ऑन एन अल्टरनेट रूट, द मैसेज इन्फॉर्म्स टू ए होस्ट टू अपडेट इट्स routing information to send packets on alternate route। ये हमने जब राउटिंग एल्गोरिथम जब की बात की थी, तो राउटिंग एल्गोरिथम में जब डायनामिक एल्गोरिथम की बात करते हैं तो डायनामिक एल्गोरिथम में काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम के बारे में हमने डिस्कशन किया था ना। तो उसमें क्या होता है डायनामिक में कि अगर मान लो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए 2 रूट अवेलेबल है, तो कौन सा रूट जो है वो आपका सेलेक्ट होगा। तो अब अगर डायनामिक एल्गोरिथम है तो डायनामिक एल्गोरिथम जनरली जो है किस पे काम करती है, डिले पे, यानी कि जिस भी पाथ के थ्रू डिले कम से कम होगा उस पाथ को हम फॉलो करेंगे। तो मान लो कोई एक पाथ जो है 1 सेलेक्ट हुआ,
अब उसमें दो इंटरमीडिएट नोड थे, मैंने जैसे ही उसको नेक्स्ट नोड के पास पहुंचाया, उसी टाइम पे किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी फेलियर की वजह से आपका क्या है कि वो डिले जो है इंक्रीज हो जाता है। तो फिर अब क्या है कि अब होस्ट को इन्फॉर्म करना है कि भाई आगे के जो आप पैकेट भेजे वो अल्टरनेट रूट को फॉलो करवाएं। तो वो पैकेट क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो डिस्कार्ड होने के बाद अब आपका क्या है कि सोर्स को इन्फॉर्म भी तो करना है, पैकेट डिस्कार्ड हुआ ड्यू टू डिले इज इंक्रीजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पाथ। तो फिर होस्ट क्या करेगा, तो फिर नेक्स्ट जो भी आपका अल्टरनेट अवेलेबल है, रूट अवेलेबल है, उस रूट के थ्रू ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा। ये सिमिलर इसी तरह से है कि मान लो एक सिटी से दूसरी सिटी मुझे जाना है, और उन दोनों दूसरी सिटी जाने के लिए मेरे पास दो अल्टरनेट रूट अवेलेबल है ना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि बस ऑपरेटर है, पहली बस जो है आपकी 11 बजे गई, 11:30 बजे जैसे ही उसको आगे बढ़ा तो उसको पता चला कि यहाँ पे किसी रीजन की वजह से, ट्रैफिक जैम की वजह से या रोड ब्लॉक की वजह से आपका क्या है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो वो आपका क्या करेगा कि जो भी ऑपरेटर है उसको इन्फॉर्म करेगा कि इस रूट पर भी ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ बस ऑपरेटर अब आपका क्या होगा, नेक्स्ट जो भी आपकी बस जो है वहाँ से रिलीज करेगा, तो वो उस रूट पर ना करते हुए जो भी अल्टरनेट रूट अगर और भी कोई अवेलेबल है तो वहाँ पे आप उस रूट को फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो इस केस उसके लिए आपका क्या है, रीडायरेक्शन मैसेज जो है आईसीएमपी शूट करता है सोर्स को कि आप अपना जो रूट है वो उसको आप चेंज कर लें। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल की जो बात की थी, अब उसमें आपके डिफरेंसेस या कंपैरेटिव स्टडी जो है वो उसकी हम बात करते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6 जो है उसमें आपके क्या डिफरेंसेस हैं। तो इंटरनेट वर्जन 4 में आपका जो आईपी जो एड्रेस रहता है, आईपी एड्रेस रहता है, वो आपका 32 बिट जो लेंथ रहती है उसकी, जबकि IPv6 में आपका 128 बिट एड्रेस लेंथ जो है वो आपकी रहती है। IPv4 में हम मैनुअली और DHCP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम क्या कर आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, मैनुअली भी किसी को ऐसे मशीन को दे सकते हैं, DHCP सर्वर के थ्रू भी हम उसको असाइन कर सकते हैं। जबकि IPv6 जो है ये ऑटो और रीनंबरिंग एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम जो है उसको आपका सपोर्ट करता है। IPv4 में एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी जो है वो अनअचीवेबल है, अचीव नहीं किए जा सकते। जबकि IPv6 में एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका कि IPv4 में हम कितने मैक्सिमम एड्रेस स्पेस जो है जनरेट कर सकते हैं, तो वो आपके क्या है 4.29 × 109। जबकि IPv6 में आपका इससे बहुत ज़्यादा जो एड्रेस स्पेस हम जनरेट कर सकते हैं, इट कैन प्रोड्यूस 3.4 × 1038 एड्रेस स्पेसिस। IPv4 में सिक्योरिटी फीचर जो है वो आपका उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर डिपेंड है, या एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो भी आपका है उसी का आपका काम है उस सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का। जबकि इसमें आपका IPsec, IP सिक्योरिटी करके एक आपका प्रोटोकॉल जो है IPv6 के अंदर दिया गया, जो आपका इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर जो है वो आपके प्रोवाइड करता है। इसमें IPv4 के अंदर जो IP एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन होता है डॉट नोटेशन के बीच में, तो वो आपका क्या होता है, डेसिमल फॉर्मेट में होता है। जबकि आपका IPv6 में एड्रेस रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। जो फ्रेगमेंटेशन आपका परफॉर्म होगा, ठीक है, तो वो आपका सेंडर और जो फॉरवर्डिंग राउटर्स हैं वो आपके परफॉर्म कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन, और जबकि IPv6 में केवल सेंडर जो है वो आपका फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म कर सकता है, इंटरमीडिएट नोड कोई भी फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म नहीं कर सकते।
पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल इन IPv4, but in IPv6 packet flow identification are available. पैकेट किस किस रूट को फॉलो करते हुए अगर आया है, अगर ये मैं ट्रैक करना चाहूँ तो IPv4 में ये आपका अवेलेबल नहीं है, जबकि IPv6 में हम पैकेट को ट्रेस कर सकते हैं कि ये पैकेट जो है वो किस किस या किस पाथ के थ्रू जो है वो आपका फ्लो होके आया है। रिसीविंग एंड पे चेक करने के लिए IPv4 में चेकसम फील्ड जो है वो आपका अवेलेबल होता है, जबकि यहाँ पे आपका क्या है, जो पैकेट की सिक्योरिटी है कौन प्रोवाइड करा रहा है, IPsec प्रोटोकॉल, इसलिए हमें चेकसम फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैसेज वो है वो आपका ब्रॉडकास्ट कर सकता है, जबकि IPv6 में मल्टीकास्टिंग हो सकती है और यूनिकास्टिंग हो सकती है। इसमें आपकी ट्रांसमिशन स्कीम जो है वो आपकी अवेलेबल है IPv6 के अंदर, या जो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज ट्रांसमिशन स्कीम जो है वो अवेलेबल है आपकी IPv4 के अंदर, जबकि IPv6 के अंदर केवल मल्टीकास्टिंग और यूनिकास्टिंग ट्रांसमिशन स्कीम जो है वो आपकी अवेलेबल है। IPv4 के अंदर इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी जो है वो आपकी IPv4 प्रोवाइड नहीं कराता है, जबकि IPv6 इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन जो है वो भी आपको प्रोवाइड कराता है। IPv4 का जो आपका हेडर है उसका साइज जो है वो आपका 20 से 260 बाइट जो है वो आपका हो सकता है, जबकि IPv6 का जो हेडर है वो आपका फिक्स्ड होगा। यहाँ पे आपका वेरिएबल लेंथ का है 20 to 60, यहाँ पे आपका फिक्स्ड लेंथ का होगा जो कि आपका क्या है 40 बाइट का आपका हेडर IPv6 का। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है आपकी IPv4 और IPv6 के बारे में। बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।